हमने इस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से पहले हमने स्टैंडर्ड का मतलब समझा कि स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं, फिर हमने सेक्रेटरियल उसमें ऐड किया। सेक्रेटरियल मींस व्हाट? तो सेक्रेटरियल से हमारी चर्चा चल रही थी कि जब हम अपने कोर्स के बारे में जिक्र करते हैं तो हमारी बड़ी खिल्लिया से कोई कुछ भी बोल देता है, कंप्यूटर सेंटर से ऑल दैट, लेकिन हमारा कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, एक रेप्यूटेड कोर्स है, मल्टीफेरस नॉलेज है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमें पता चलेंगे। तो हमने कहा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या है, तो इन्होंने कहा जो सेक्रेटरियल वर्ड है ना वो सेक्रेटरी से आया है। इट मीन्स हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICSI, हमारी इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, और वो स्टैंडर्ड्स क्यों इशू किए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में एक स्टैंडर्ड होगा तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रैक्टिस सेम फॉलो की जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, मिसकंसेप्शंस नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICSI, क्या बताया मैंने, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए, लेकिन उनको मान्यता के लिए अप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। अब मुद्दा ये उठता है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का क्या कनेक्शन है, आपस में उनका लिंक क्या है। इट मीन्स हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में बीच में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कहां से आए। तो इसका जो लिंक है बच्चों, इसकी जो सोर्स है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट की एक सोर्स होती है, सेक्शन नंबर 118, क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 में एक बात लिखी हुई है, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 में एक पॉइंट लिखा है कि एवरी कंपनी इज टू एडयर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इन केस ऑफ मीटिंग। मतलब हर एक कंपनी की जो मीटिंग होंगी उनको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कितने तरीके के होते हैं, SS1, SS2, SS3, बोर्ड मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग के लिए, डिविडेंड के लिए अलग अलग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इट मींस जब भी कभी बोर्ड मीटिंग होगी तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का पालन करना है, जब भी कभी जनरल मीटिंग होगी तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का पालन करना है, और डिविडेंड के लिए भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इस वजह से पढ़ने हैं क्योंकि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं। एंड अगली बात सुनिए, अब मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, इसको कनेक्ट करूंगी मैं सेक्शन नंबर 205 से। मैम आप तो कह रही थी अभी कोई सेक्शन का जिक्र ही नहीं होगा और आप तो सेक्शन पढ़ाने लगी। देखिए मैं आपको लिंक अप कर रही हूँ, दो सेक्शन को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है, हमें ये समझ में आया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं क्या। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आया कि हमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्यों पढ़ने हैं और कंपनी में उसका क्या कनेक्शन है। तो कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, अलाउड किसने किया, सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 ने। हमारा क्या रोल है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, हमारी ड्यूटी है, और ड्यूटी दी गई है सेक्शन 205 में। जो कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है टू एडर द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का आपको क्या करना है, पालन करना है। क्लियर या ऑल क्लियर। तो चलिए एक बार हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा देख भी लेते हैं। और ये बेयर एक्ट है और बेयर एक्ट से ही हमें चीजों की लिंकिंग भी समझ में आती है। वैसे इसका आज हमें बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चीजें कैटर करेंगे। और अभी मैंने आपके साथ कौन से सेक्शन का जिक्र किया था जरा बताना, मैंने कहा था सेक्शन नंबर 118, लेकिन सेक्शन अब तो मैंने बोला 118 तो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लगा बड़ा टफ कि ये सेक्शन कौन सा है, लेकिन क्लास के एंड में आप खुद पता लगा लोगे। मतलब ये भी एक कमाल की बात है कि एक ही क्लास से बच्चा ये समझ जाएगा इस सेक्शन किसका है। तो उसका भी मेरे पास एक टेक्निक है, एक वैदिक टेक्निक है, वो मैं दूंगी क्लास को आगे पढ़ाते पढ़ाते। जैसे शेड्यूल याद करा दी ना, याद होगी ना शेड्यूल याद होगी, कंपनी की डेफिनेशन याद होगी, सर्कुलर पता चल गया, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट, ये सारी चीजें पता चल गई। इसी तरीके से थोड़ी देर बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पूरे कंपनी एक्ट के सेक्शन कहां से शुरू है और कहां पर खत्म है। तो हम चलते हैं कौन से सेक्शन पे जरा बताना, सेक्शन नंबर 118। मैम जी तो पहली क्लास है, मैम जी अभी तो आपने कहा था कुछ पढ़ाओगी नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, ये तो तब पढ़ोगी जब सिलेबस खत्म होने वाला होगा। और मैंने यहीं पे कौन सा सब सेक्शन बताया जरा बताना। ओहो ओहो ओहो, ये क्या लिखा है देखना, एवरी कंपनी, नजर आ रहा है भैया, पीछे वालों को नजर आ रहा है, एवरी कंपनी, लो और बड़ा कर देते हैं, एवरी कंपनी, क्या लिखा जरा देखना, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग एज स्पेसिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां लिखी है बात, सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन नंबर 10। अच्छा हमारा क्या रोल आया बीच में, वो सेक्शन भी बता दो। मैम जी वो कौन सा सेक्शन था, मैं तो भूल गई। ओहो भैया तुम कोचिंग वोचिंग तो नहीं खोलोगे रे,
कोचिंग में कुछ फायदा वायदा नहीं है, बड़ी मेहनत है, इसलिए कोचिंग में कुछ पैसे वैसे भी नहीं है, चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 205 को भी ओपन कर लेते हैं। और 205 में इन्होंने कहा जी सबसे, ये देखिए क्लॉज बी देखिए, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज, टू एंश्योर दैट, ये बी पॉइंट को अगर आपको नजर आ रहा है, टू एंश्योर दैट क्या लिखा है जरा देखना, टू एंश्योर दैट, कौन कौन ध्यान रखेगा इस बात का, ये फंक्शन है कंपनी सेक्रेटरी के, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, क्या कंप्लाई करेगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। इट मींस सिंपल सी बात, दो सेक्शन का आपस में मैंने कनेक्शन बता दिया विद लॉजिक। वैसे तो हमारी ये पहली ही क्लास है, लेकिन हमें कनेक्शन पता होने चाहिए, सोर्स पता होने चाहिए। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की सोर्स क्या थी बच्चों, बताइए जल्दी से। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन नंबर 10, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं और एज ए सीएस स्टूडेंट आप, इसे क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि सेक्शन 205 प्योर सेक्शन है। अगर सेक्शन 205 की मैं बात करूं ना, तो सेक्शन 205 जो है वो प्योर सेक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यस, लाइव में जितने बच्चे एक बार बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, लाइव स्टूडेंट्स जो भी कनेक्टेड हैं एक बार बताइए जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है लाइव में जो स्टूडेंट्स है, ओके। सो यहां पे दो सेक्शन की भी लिंकिंग हुई, लेकिन अभी तो मैंने बोल दिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या था उसमें जरा बताना, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी। और मैंने अभी अभी आपको बोला सेक्शन नंबर 118 सब सेक्शन 10। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड क्लॉज। मैंने पहले ही बोला था कि क्लास जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतना इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, इसीलिए जो बच्चा पूरी क्लास देख लेगा वो आराम से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने कहा एक जगह हम बोल रहे हैं सेक्शन के साथ क्लॉज, और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं सेक्शन के साथ सबसेक्शन। क्या आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, बोलो हाँ कर रहा है मैम, हाँ कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है तभी तो हम आपके बस पढ़ने हैं, ओके। अब देखिए जरा इधर आइए, तो इससे पहले एक बार हम अपनी जो बेसिक क्लास थी उसके पॉइंट को समझते हैं। और बेसिक क्लास का पॉइंट क्या था बच्चों, टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज। यस, लाइव में जितने बच्चे हैं वो भी जरा, क्योंकि सीएस ज्वाइन तो सब करते हैं, सीएस जब सीएसडब्ल्यूटी पास होता है ना, तो सीएसडब्ल्यूटी पास करते ही कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है यहां, और वो कॉन्फिडेंस का ग्राफ धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे। और अभी जो बच्चे मोटिवेटेड है ना कि सीएसडब्ल्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर दिल पे हाथ रखे इतना ही मोटिवेशन आखिरी क्लास तक रखोगे तो मैं सच कह रही हूं 2 साल में सीएस क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन इस कुर्सी से चिपक जाओ बस, ये जो चेयर है ना इससे चिपकना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रही हूं। अगर आपको अपने मन को इतना कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना कंट्रोल करना पड़ेगा कि बिल्कुल अर्जुन की तरह आपका अपना फोकस कंसंट्रेशन डिग्री छीन कर लानी है, बस वो वार्डरोब एक बार पहन लेना है किसी भी तरीके से। और उस दिन को आने के लिए आपको दिन रात तपना पड़ेगा, लेकिन मिलेगी। और आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना, योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे। आपने सपना तो दिखा दिया, और सपना भी बड़े वाला है। अब तो पेरेंट्स किसी से बात करना पसंद नहीं करते, 2 बार दूध लेने जाते, कोई पूछ ले हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो जिस दिन रिजल्ट आए ना, तो उस दिन भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो 3 बार सब्जी लेने जाते हैं। एक काम करते हैं, मैं इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ, इवनिंग वॉक पे, ताकि कोई पूछ ले तो और बच्चे का रिजल्ट कैसा है, तो आप बोलो पास है। तो बस अब आपने सपना उन्हें दिखा दिया, सपना अब आपको पूरा करना है और हो जाएगा। टेक इट इजी, बस जरूरत है एक ही चीज की, वो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पर पढ़ने की। अच्छा, कई बार ना फैकल्टीज के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। वैसे तो मैं टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और हर टीचर की, ये नहीं कि मैं अगर कोई किसी प्रोफेशन में मैं पढ़ा रही हूँ तो बस मैं बोलूँ जी मैं हूँ, इस दुनिया की विधाता मैं हूँ, बस इसमें मैं लॉ की भगवान हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, मैं टीचर का एक पॉइंट रखती हूँ, मेरी बात पे गौर फरमाना। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य एक बहुत अच्छे धनुधारी थे। गुरु ने उन्हें मना कर दिया था सिखाने के लिए, उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाई थी और उसको देख के प्रैक्टिस करते थे, है ना। तो जब गुरु की प्रतिमा को देख के हम प्रैक्टिस करके सफल हो सकते हैं और इतने बड़े धनुधारी बन सकते हैं, तो आपके सामने तो जीता जागता गुरु है। लेकिन गुरु में दिक्कत नहीं होती, किसी भी टीचर में कोई फॉल्ट नहीं है भाई, फॉल्ट हमारे अंदर है, ये ध्यान रखना। ये एक पॉइंट वाली बात बता दी मैंने आपको। ज्यादातर बच्चों का सत्यानाश सिर्फ इस वजह से होता है, वो अपनी गलती नहीं देखते, वो दूसरों की गलती देखते हैं कि इसने हमें ये नहीं करा, इसने। भैया टीचर सिर्फ एक गाइडेंस का रोल प्ले करते, एक मेंटोरशिप है, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। जो काम आप घर पे बैठ के 4 दिन में करते हो वो हम 1 दिन में करा सकते हैं। जो चैप्टर तुम पूरे दिन में पढ़ोगे हम आपको 2 घंटे में रिवाइज करा सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा,
आर यू गोट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो हमारे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि भैया आ जाओ घोट देंगे शाम को, घोट के और शाम को पिला के और सुबह पास, ऐसा तो है नहीं। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, जलना आपको पड़ेगा। हाँ, आपको रूट हम दिखा देंगे कि देखिए यहां से आईटीओ तक जाना है और इस बस में बैठना है और इतने रुपए लगेंगे, आप आईटीओ पहुंच गए। लेकिन कई बार आपकी अगर मेंटोरशिप सही नहीं होती तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक मेंटोरशिप का रोल है हमारा, एक गाइडेंस का रोल है हमारा। हम आपकी मदद करेंगे आपकी मंजिल तक पहुंचाने में, और आपकी मंजिल हमारी मंजिल है। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है ना, या तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे या हमें बहुत खुशी होती है। जब फोन करके बच्चा ये कहता है ना मैम मैं पास हो गया, तो सच बता रहे हैं एक्सट्रीम लेवल होता है वो, एक्सट्रीम लेवल खुशी का, बहुत खुशी होती है। आपको तो एक ही बार एग्जाम होगा और हमारे हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं। क्योंकि जो फीलिंग आप एक टाइम पे प्रेशर लेते हो ना, सेम प्रेशर फैकल्टी पे भी रहता है। मुझे इसका सिलेबस कराना है, मुझे इसका रिवीजन कराना है, मुझे इसका मैराथन कराना है, एंड सो मेनी ब्ला ब्ला थिंग्स। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही बोलूंगी कि आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट इन एवरीवेयर, बट हाँ चीजों को समझा मैं आपको सही दूंगी। आगे देखिए, अब हमने यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करी, क्या क्या जरा देखिए। एक्सपर्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इट शेड्यूल्स, इट रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, केस लॉज एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। क्या क्या चीजें हमने कवर अप करी? सबसे पहले कंपनीज एक्ट हो गया, आपको बोलना पड़ेगा यस और नो। नंबर 1 कंपनीज एक्ट क्लियर, नंबर 2 शेड्यूल्स क्लियर, नंबर 3 रूल्स क्लियर, नंबर 4 नोटिफिकेशन क्लियर, number 5 circular, number 6 secretarial standard. These are the 0 basic concept. Come to the next part. अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। हमारे पेपर का नाम कंपनीज एक्ट नहीं है, हमारे पेपर का नाम कंपनी लॉ है। और जब कंपनी लॉ की बात होती है तो उसमें नोटिफिकेशन होता है, सर्कुलर होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, केस लॉज होते हैं, तमाम चीजें होती हैं जो एक कंपनी के ऊपर लागू की जाती है। क्लियर या ऑल क्लियर? चले आगे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहती हूं आपको। कंपनीज एक्ट 1956 वाज बेस्ड ऑन द यूकेस कंपनीज एक्ट 1948। मतलब हमारा जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके जो पेरेंट्स थे ना, उसके पेरेंट्स थे फॉरेनर। कौन थे? फॉरेनर। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो कौन है? यूके कंपनीज एक्ट 1948। पर ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह है? अच्छा बताइए, क्या इंडिया में बिजनेस का स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर? इस कंपनी की बात जो मैं आज आपको सिखा रही हूं इस टाइम पे, ये कंपनी आज से नहीं, ये कंपनी ही हमारे देश का सबसे बड़ी दिक्कत थी। इस कंपनी ने ही हमारा विनाश किया। इस कंपनी की वजह से ही चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसे वाली रानी थी। इसी की वजह से तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिर्फ इसी की वजह से, इस कंपनी की वजह से। क्योंकि हमारे देश के अंदर जब हमारे देश पे कब्जा हुआ था तो पहली शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 करके हमारे पूरे देश के अंदर पैर पसार लिए थे। और उसके बाद तो पूछिए ही मत, उसके बाद तो फिर आपको पता है कितने लोगों को शहादत देनी पड़ी, क्रांतिकारी बनना पड़ा, और कितना टाइम लगा, कितने साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था? 200 ईयर्स। इतने भोले भाले हैं हम, इतने भोले भाले हैं हमारे देश के लोग, इतने भोले भाले हैं कि एक बच्चा अगर क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, लड़का दोस्ती के लिए मर जाते हैं हम भाई साहब। अगर उसके पास फोन आ जाए ना कि भाई उस पे कहाँ आ जाए कि उस वाले चौराहे पे आ जा, उस चौपले पे आ जा, भाई डंडे लेके बुलेट लेके पहुंच जाता है। और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, वो एक बात और सुन लीजिए, जितनी कंपनी सोच समझ के आती है। इसलिए हीरो होंडा जब आई थी ना इंडिया में, तो उसने पहले हीरो से पूछा था कि कैसे कैसे ये बता दो, बनानी कैसे है। उसने कहा ये मत समझ लें, ये फॉरेन कंट्री नहीं है कि अगर हीरो होंडा 2 किए तो 2 ही बैठेंगे, 10 भी बैठ सकते, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। इसीलिए सक्सेसफुल है वो कि समय के हिसाब से। और ये मत समझना तुम्हारी जैसी रोड है हमारे यहाँ की रोड ऐसी भी हो सकती है, रोड है ही नहीं कि रोड है ही नहीं, मतलब कि मोटरसाइकिल चल रही है, नीचे गड्ढे में चली गई, उसके बाद झांक रहे, बाइक है कि क्या, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर। और ये मत समझना इस पे आदमी जाएंगे, हम दूध का काम कर सकते हैं बाइक पे, हम इंडियन है भाई साहब, हम दूध देंगे इसके थ्रू, हम फ्लिपकार्ट बांटेंगे, हम सामान बांटेंगे, हम चारा लाएंगे। तो इसीलिए कंपनी सोच समझ के एंट्री करती है। इसीलिए आपने देखा अभी तो किया कंपनी बहुत चल रही है, किया कंपनी चल रही है ना, कुछ दिनों बाद देखना अभी किया पे हम क्यों मर रहे हैं, क्योंकि किया देखने में बड़ी सुंदर है, उसकी फीचर्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन लास्ट में आप देखना वैल्यू मारुति सुजुकी रहेगी।
इसके पीछे रीसेल वैल्यू, क्योंकि इंडिया में जब कोई बाहर जाता है ना, यहाँ की कुछ सिटीज की बात छोड़ दीजिए आप, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ये सब छोड़ दीजिए, आप थोड़ा गांव की तरफ बढ़िए। गांव में अगर एक व्यक्ति कस्बे में जा रहा होता है ना गाड़ी लेके, तो वो अपनी वाइफ के साथ जा ही नहीं सकता। वाइफ बैठेगी, वाइफ को बोलेंगे तू पीछे जाके, क्यों कि दादाजी आएंगे, दादाजी बैठेंगे, फिर 5-6 बच्चे दौड़ रहे थे, मैं भी चलूंगा शहर घूमने, वो भी बैठेंगे, फिर बीच में से किसी और को बिठाना पड़ेगा, तो हो सकता है गाड़ी की खिड़की खोल के जाना पड़े हवा में, ऐसा भी संभव है। और रोड का तो आप जानते ही हो, हमारे देश के अंदर रोड पता कब बनी थी? जितने भी गांव में उनको शहरों से कनेक्ट किया था। हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा डेवलप किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं, आप गलत सोच रहे हो भाई और बहनों। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था, वो एक योजना चली थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और वो आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो इसका मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम करती है, इसीलिए रोड पे आप देख लीजिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये जो 1948 का एक्ट है, हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। और कॉपी तो हमने कर लिया, लेकिन आप मुझे सच्ची सच्ची बता दो दिल पे हाथ रख के, क्या इंडिया में सच में कंपनी चलती है? सच में बता दो दिल पे हाथ रख के, क्या कंपनी चलती है? तो मैम होता क्या है? अरे मैं बताती हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलता है भाई सब। रिलायंस देख लीजिए, है ना। आप रिलायंस के अलावा जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, अभी भी टाटा में आप देख लीजिए, है ना। उसी के साथ साथ आप XYZ जो भी बड़े, इन्फोसिस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है बताना जरा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसी बात को हमने पता फिर हमें एक्ट को क्यों चेंज करना पड़ा? इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को शो करने के लिए, क्योंकि सिर्फ बिजनेस इंडिया में ही नहीं हो ना, हमें इंटरनेशनल भी शो करना है। क्या शो करना है? सर हमारे यहाँ पे आइए, आप अगर इंडिया में कोई कंपनी बिजनेस करने आएगी तो हम उनसे क्या बोलेंगे? देखो इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, कि किसके तहत? कोई एक्ट होना चाहिए ना, तो उनके लिए बनाया था हमने 1956। फिर 1956 इतना पैथेटिक हो गया कि हमने एक बार कानून बना के भूल गए हम। मतलब 1956 में एक्ट बना और फिर पास नया एक्ट कब आया पिक्चर में? इसका मतलब हमारा देश का बिल्कुल भी ध्यान कॉर्पोरेट्स की तरफ नहीं है, ये आपको समझना होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? क्यों नहीं गया कॉर्पोरेट्स की तरफ? ध्यान क्यों नहीं गया? मतलब एक्ट की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? चेंज क्यों नहीं किया? रीजन क्या था? बताइए ना, रीजन क्या था? बताओ ना यार, प्लीज हिस्ट्री में थोड़ा जाइए, बताइए क्या रीजन था? रीजन पता है क्या था? बताइए क्या रीजन था? कोई बच्चा तो बताओ भाई। कॉर्पोरेट्स पे क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं? क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? और चेंज किया भी तो कैसे किया भी बताऊंगी आपको, लूपहोल्स दिखाऊंगी आपको। चेंज किया भी तो आनन फानन में, मतलब चेंज भी किया तो ऐसा किया कि सब कुछ। क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हमारे देश के अंदर? कानून में बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंपनी एक्ट में क्यों नहीं चेंज कर पाए? क्यों अमेंडमेंट करनी पड़े? क्यों नया लॉ नहीं लेके आए? बिजनेस तो है, बिजनेस तो, अगर हमारे देश के अंदर बिजनेस नहीं होता तो फॉरेनर्स इंडिया में क्यों आते? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाते? रीजन क्या है? एक्चुअली हमारे देश के अंदर एक प्रॉब्लम है। हाँ बताइए बेटा। बिल्कुल, एक्चुअली वो कर गए थे जो उन्हें करना था। उन्होंने पता क्या किया था? उन्होंने ऐसा काम किया था कि ना तो तुम्हें हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अब बताइए, कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ाना तो उसके मन में ना कुछ प्रॉब्लम डाल दो, पार्शलिटी डाल दो। पार्शलिटी कैसे? डिवाइड एंड रूल। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था तो वो इस तरीके से किया कि आज तक भी सही बंटवारा नहीं है। लड़ाई किस चीज की है? बंटवारे की। बिजनेस की तरफ तो जब फोकस करेंगे ना, जब हम मेंटली फ्री होंगे। यस और नो? हर बार तो किससे लड़ाई? आज बम फेंक दिया J&K में, आज बम फेंक दिया यहाँ, कल चाइना लड़ रही है, परसों ये देश लड़ रहा है, उसके बाद ये देश लड़ रहा है। मतलब हमारे देश को इंटरनल प्रॉब्लम थी, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम आजाद तो हो गए थे। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ डिस्प्यूट्स हैं, और जितने पड़ोसी देश है उनके साथ डिस्प्यूट है। अभी तो हमें यही नहीं पता है चिनाब नदी हमारी है पाकिस्तान की है। हम बीच में लेटने की कोशिश करते हैं, भाई इधर इधर तेरी, इधर इधर मेरी, हम लेट जाएंगे उसमें बीच में, है ना। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि वो नदी, क्योंकि एग्रीमेंट इस तरीके से साइन कर रखे कि डिस्प्यूट होना ही होना है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो ये हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम इतने पिछड़े हुए। हमारे देश में कमी कुछ नहीं है, हमारे देश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के अंदर, हमारा देश जो है वो युवा देश है, लेकिन बागडोर सही हाथों में नहीं थी। प्रॉब्लम थी क्योंकि दूसरे राज करके गए थे, बट उन्होंने हमें कुछ फायदे भी पहुंचाए। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या आनंद आता है मसूरी जाने में। पहला हिल स्टेशन है हमारे देश का, फर्स्ट हिल स्टेशन, पहाड़ों की रानी मसूरी, उन्होंने ही सर्च किया था। जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं,
जितने भी हिल स्टेशन पे बोर्डिंग स्कूल है सब उन्हीं के हैं, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते थे, अभी भी चलते हैं हमारे यहाँ, दून है, वेलम्स है ना, बहुत अलग अलग, शेरगुड़ है, ये सारे स्कूल उन्हीं के टाइम के हैं। तो ऐसी बात नहीं, हमने उनसे चीजें अच्छी भी सीखी हैं, लेकिन हमारे देश को लूट के तो ले गए हैं। पता है क्यों? अच्छा, आप में सच्ची सच्ची बताना, ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने सुना है कि जमीन में से गोल्ड निकला है? कभी ऐसे सुना है कि वो अपने घर को बना रहे थे तो जमीन खोदते गए डिगिंग करी और नीचे से गोल्ड निकला है? कभी किसी ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुना है लाइव या फेस टू फेस बच्चों में? पहले ना, अब तो खैर खत्म ही हो गया। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो जब कंस्ट्रक्शन करते तो डिगिंग करते हैं, तो डिगिंग करते थे मतलब खुदाई करते हैं, तो उसमें से गोल्ड निकलता था। जैसे कोई बर्तन है या कोई भी पर्टिकुलर, हाँ, पॉट है, करेक्ट, इसका मतलब आपने सुनी है ये बात, हाँ, कि पोर्ट में गोल्ड निकला है। किसकी? हाँ, एंशियंट टाइम के मिल जाती थी पहले, अब नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई और बहनों, हमारा देश इतना अमीर था कि आप क्या पूछोगे। हमारी जो दादी जी, परदादी जी थी ना, वो इतना गोल्ड पहनती थी जितना आज की डेट में लड़की शादी में नहीं पहनती। इतना गोल्ड तो वो दिन में पहन के घूमती थी। पता नहीं ताजमहल है हार और रानी हार और पता नहीं कौन कौन से हार होते थे। पूरा शोरूम खोल दे कि घर, इतना गोल्ड था। तो वो पता क्या करती थी, जैसे कहीं बाहर जा रही है अपने घर, तो वो बकेट, कुछ बर्तन लिया, उसमें गोल्ड रखा और नीचे दाब दिया और भूल गई, क्योंकि था इतना। भाई अमीर थे पहले लोग, इतना था। आज की डेट में रानी हार पहन के अगर मैं लक्ष्मी नगर में निकल जाऊं तो आपको मेरी गर्दन नहीं मिलेगी, बस नीचे नीचे का हिस्सा मिलेगा, गायब, गर्दन गायब कर देंगे हार के चक्कर में। इट मीन्स इतनी इनसिक्योरिटी। अगर एक चेन पहन के भी जा रहे तो इधर उधर देखना पड़ता है कहीं कोई गर्दन न ले जाए उड़ा के, यस और नो। तो इट मीन्स इनसिक्योरिटी। और गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि गोल्ड तो जा चुका है। जब सामान प्लेन से नहीं गया ना हमारे देश से, फिर शिप से लेके गए थे, ये देखिए। और जब शिप लेके जा रही थी ना तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी, तो पानी की जरूरत के टाइम पे वो पानी पता है किसका पीते थे? गंगा रिवर का। गंगा रिवर का पानी कैरी ऑन किया था उन्होंने शिप पे और तब लेके गए थे। अब वहां से हमने बहुत सीख ली, और मैं आपको फेमा की प्रोविजन से भी कनेक्ट करूंगी। ऐसी बात नहीं हमारे देश के अंदर बिजनेस नहीं है, हमारे देश के अंदर बिजनेस है, लेकिन हमें बिजनेस करना नहीं आता। हमारी कंट्री के चावल फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हमने उन्हें 50 रुपए किलो बेचे, वो अपनी मार्केट में से 200 रुपए किलो बेचते हैं अपनी स्टैंप मार के। देखिए कमाल की बात, मतलब हमारी कंट्री के चावल है, ओरिजिनेटेड इन इंडिया है, और बिक कहाँ रहे? फॉरेन कंट्री में दूसरी स्टैंप से। इसके ऊपर भी नियम आया, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो हम थोड़ी पास्ट हिस्ट्री में अगर जाएं, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम सफर कर रही थी, तो हम इस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। मैंने बताया आपको 2004 में भी कोशिश की गई थी एक्ट में चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं हो पाया। कंपनी एक्ट 2013 जब पिक्चर में आया था तो लगभग 14-15 नए कॉन्सेप्ट आए। क्या क्या थे वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड विद अ पर्पस। हमने कहा बताइए क्या पर्पस था? तो ये कहते हैं जी, कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज मेकिंग इंडिया एट। अगले शब्द पे ध्यान देना, इन्होंने अपनी वजह से नहीं, इन्होंने अपनी वजह से नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से। जो बात मैं आपको बता रही हूं ना, वो इतनी बारीक की बात है कि शायद आपने कभी किसी कंपनी लॉ की क्लास में सुनी होगी। किसकी वजह से जरा बताना? बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड आगे क्या कहते हैं? इट वॉज अमंग सिग्निफिकेंट लीगल फॉर्म्स इन इंडिया। Recent past law focus easing processing of doing business in India and improving corporate governance by making companies more accountable। बच्चों 2015 से और 2024 आज आ गया है। 2015 बैच में मैंने बच्चों को स्टार्ट किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ाना। आपके सिलेबस की बात बता रही हूं। तब से लेके मेरी हर पहली क्लास को आप यूट्यूब पे भी देख लेना, सब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैंने बात करी है। और फाइनली अब आके आपके इंस्टीट्यूट ने भी आपके सिलेबस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र किया है। मैं तो जब भी कभी कंपनी लॉ की क्लास पढ़ाती हूँ तो मेरी शुरुआत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही होती है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी एक्ट आया, जब कंपनी एक्ट लाया तो कंपनी एक्ट आया 2013 में, लेकिन अगली बात सुनो, 2015 में अमेंडमेंट हो गया, मतलब ठीक 2 साल बाद। कंपनी एक्ट 2013 में एक्ट आया और 2015 में क्या कर दिया? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ होगा? आप अपने मन से बताओ क्या हुआ होगा?
मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रही, मैंने फिर से कहा सीएस कोर्स एक कोर्स रट्टाफिकेशन नहीं है, यहां रिसर्च करनी पड़ती है, यहां बच्चों को रीजनिंग देनी पड़ती है ताकि वो रटे ना। तो बताइए, जब 2013 में एक्ट आया, न्यू एक्ट है, और उसके ठीक 2 साल बाद आप अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ होगा? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट आने का मतलब समझ रहे हो, सेक्शंस में चेंज करना। एक सेक्शन तो इतना कमाल का दिखाऊंगी आपको कि आपको खुद हंसी आ जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं एक्सपर्ट हूं, मैं फिर से यही बोल रही हूं कि आई एम नॉट एक्सपर्ट, यस आई एम अ फैकल्टी, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं और आप अपनी आंखों से खुद से देखिए और फिर मुझे जरा बताना ये हुआ क्या है। सेक्शन दिखाऊंगी आपको, आप एक सेक्शन देखिए और फिर मुझे जरा बताना कि इसमें एक्चुअल में है क्या, कहानी क्या है। आप पहले सेक्शन नंबर 10A देखिए, 10A नजर आ गया? 10A और 11 में क्या अंतर है? नहीं नहीं, हेडिंग देखो सिर्फ सही कह रहा है वो बच्चा, हेडिंग देखो ना। 10A और 10 क्या अंतर है दोनों में? हेडिंग देखो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब अब एक क्वेश्चन और जो मेरा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा ना, मैं सच कह रही हूं, वो सच में हीरा है, बस उसे तराशने की जरूरत है। वो हीरा है सच में, उसे तराशने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन पता क्या है? दिमाग लगाना प्लीज। देखिए, जो टीचर्स होते हैं ना, वो ब्रांचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। ब्रांचिंग कैपेबिलिटी मतलब समझते हो? सोचने के लिए आपको डेवलप करना है। पहले सेक्शन 11 आया होगा, 10A आपके सामने है। पहले सेक्शन 11 आया है 10A? कितने बच्चे कहते हैं पहले 11 आया? सोच समझ के जवाब देना। 11 आया पहले और 10A बाद में आया। अच्छा, कुछ और बच्चे, कोई और बच्चा ये सही कह रहे हैं? बताओ, पहले कह रहे 11 आया, 10 आता है पहले 11 आता है? हाँ, फिर उसके बाद 10A क्यों? हाँ बताइए। जितने भी A, डबल A, डबल B, डबल C, D या जो भी अल्फाबेट ऐड किए जाते हैं, हमेशा अमेंडमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो सेक्शन 11 अब इस दुनिया में नहीं रहा है मैम। हाँ, सेक्शन 11 तो खत्म हो चुका है, मतलब सेक्शन 11 पूरे तरीके से ओमिट हो चुका है। सेक्शन 11 अब पिक्चर में बचा ही नहीं है। तो ये था क्या फिर? ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब? ये देखना जरा कब किया इन्होंने, ये भी मैं दिखा देती हूं। मतलब मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे आपके माइंड को सेटल करना है। यस, ओमिटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। मैंने कहा 2013 में तुम एक्ट लेके आ रहे हो और 2015 में अमेंडमेंट कर रहे हो, मतलब पहले सेक्शन 11 को लेके आ रहे हैं, फिर कह रहे ना ना गलत, डिलीट करो, डिलीट करो। इसका मतलब जब 2013 में एक्ट बना, उस टाइम इस चीज का कोई आभास ही नहीं था, तो फिर बनाया क्यों था? हवाबाजी शो करना था भाई। नया एक्ट आ गया, 2015 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। बताती हूं आपको, कंपनीज एक्ट 1956 भी आज तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा पुराना बेस क्लियर नहीं होगा आगे मजा नहीं आएगा। सुनिए, ध्यान दीजिए। कंपनीज एक्ट 1956 में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट था, और जब हम 2013 ला रहे हैं तो ये अपने मुंह से इस बात को बोल रहे हैं। पता है किस बात को? देखो जरा इस शब्द पे ध्यान देना, जिस शब्द को मैं डार्क कर रही हूं। अपने मुंह से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा बताना? ईजिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक रिक्वायरमेंट है कि आपको कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो COI लेना है और उसके साथ साथ COB लेना है। तो इसका मतलब कंप्लायंसेस तो एज इट इज रहे, फास्ट ट्रैक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेक्शन 11 आ गया। फिर 2015 में कह रहे ना ना गलत, रॉन्ग रॉन्ग, कि क्या करें? हटाओ इसे, हट 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 साइड हट। अच्छा, तो क्या करें? डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हमारा क्या भाई, हम तो फैकल्टी है, तुम लेके आओगे तो हम पढ़ा देंगे, तुम डिलीट कर दोगे तो हम बता देंगे डिलीट हो गया। इन्हें फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर आगे सुनो, अब क्या हुआ कि अब क्या दिक्कत है कि नहीं नहीं वो गलत डिलीट हो गया। गंदे, गलत डिलीट हो गया, वो ले गया वापस। कि क्या लेके आए? कि वापस लेके आइए। कि क्या, ये तो बताओ कि भैया वापस लेके आओ। कौन सा वाला सेक्शन लेके आए? कि वही सेक्शन जो हमने डिलीट किया था। कि अब कैसे लेके आए? जुगाड़ करो, चलो जुगाड़। कि जुगाड़ करें? कि हाँ आगे भैया, ये देखो, ये देखिए, ये आया फिर दोबारा से। अब ये आया कब? ये कब आया?
कि ये आया भैया, सुनो टेम्परेरी लॉ बनाते हैं, ऑर्डिनेंस बनाएंगे, उससे ऐड कर दिया। अब फिर उन्होंने ऐड कर दिया, कब किया? 2018 में। मतलब चल क्या रहा है कि कुछ नहीं चल रहा, अमेंडमेंट आएंगी, बच्चों को पढ़ानी है, आप पढ़ाओ चुपचाप, हम पढ़ा रहे हैं। तो इट मीन्स पहले आया, फिर डिलीट हुआ, फिर दोबारा से आया। तो अभी भी स्टेबल कहानी नहीं है। और ये पता क्यों आया था? इसका लॉजिक मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वॉट एवर बी मेंशन इन योर बेयर एक्ट, वॉट एवर बी द मेंशन इन योर बुक, वो लिखा है, लेकिन वो क्यों है इसकी मुझे लिंकिंग बतानी है। और बस मैंने अगर एक बार आपको सिखा दिया ना, आप अच्छे टीचर बनोगे, लेकिन कोचिंग नहीं खोलोगे, है ना, खाली टीचर। तो सुनो जरा, ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं है टीचिंग में, बहुत कम पैसा है, अब सिर्फ हवा हवा है और कुछ भी नहीं है। सुनिए अगली बात सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं अगला पॉइंट आपको क्या समझाने जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेसिकली, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं, और ये हमें शुद्ध पता कब मिली? 2015 में। कब जरा बताना, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 का ही कॉन्सेप्ट था? क्या 2015 से ही स्टार्ट हुआ, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही चला रहा है? अब सुनिए भाई और बहनों, आपका हमारे देश में स्वागत है, आइए हमारे देश में आकर व्यापार करिए, बहुत स्कोप है। इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट चल रहा है हर कंट्री में, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में आने को तैयार ही नहीं है। व्हाट इज द रूट कॉज? अगर मैं सपोज करिए फॉरेन कंट्री में सीएस हूं और आप फॉरेनर इन्वेस्टर हो, यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज इन इंडिया इन अ न्यू प्रोजेक्ट, फर्स्ट यू कंसल्ट विद मी कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन अ डूइंग बिजनेस। कह रहे जी नीचे से बहुत बढ़िया है, कि नीचे से बहुत बढ़िया है, कि नीचे से बहुत अच्छी है। कि रैंकिंग क्या होता है? अब इन्वेस्टर का मूड घूम गया, इन्वेस्टर इंडिया में इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो फिर भी चाहकर भी बिजनेस नहीं करेगा। पता है क्यों? एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैंने उससे कहा, सर कंपनी बनाओगे ना, पहले कंपनी बनाने में 1 महीना निकलेगा, फिर भी बिजनेस नहीं कर सकते सर, फिर सीओ भी लेना पड़ेगा सर, फिर भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है ना, लाइन में लगना पड़ेगा सर, छोड़ यार मुझे बिजनेस ही नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और सुनो सर, अगर बाय चांस बिजनेस बंद करना पड़ गया ना वहां से, तो कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से कोई नेचुरल पर्सन आए चाहे कोई नेचुरल पर्सन जाए, तो इसका मतलब कंपनी का डेथ कैसे होगी? लॉ से। और सुनो कमाल की बात, पहले जो केसेस चलते थे वो चलते थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में पता है क्या होती है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? भाई फॉरेनर का दिमाग घूम गया। कह रहे सर एक बात बताओ, इंडिया में कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, वहां आदमी को आदमी मार देता, वो केस 20 साल में सॉल्व होते, तो कंपनी मारनी है? समझ लो बात को। बस उसका मूड खराब, निकल लिया वो। फिर इंडियन कहने लगे कि ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है, कि बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात है। तो बताओ क्या होना चाहिए? अगर किसी को अपनी कंपनी वाइंड अप करनी है तो बस हाई कोर्ट के चक्कर लगाएगा, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। भाई ने भाई को मारा, प्यार मोहब्बत ने उसने उसको मारा, लड़की को मारा, लड़के को मारा, ये मरा वो मरा, मरने की कितनी कहानी चलती है, आपने देखा ही होगा। पार्किंग की वजह से लड़ाई हुई है ना, एक व्यक्ति दूसरे घर को ट्रेसपास करके चला गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक सबक लिया, और सबक लेके कहने लगे भाई हाई कोर्ट से काम चल ही नहीं सकता। तुमने फीस दी है नहीं दी है? मुझे लग रहा है फीस नहीं दी और सारा कंपनी एक ताजी पड़ जाओगे। चलो कोई बात, जी लो अपनी जिंदगी, जी लो। अब सुनो, इसका मतलब हाई कोर्ट से काम चल ही नहीं सकता। जब 2013 एक्ट आया तो इन्होंने कहा जो पावर किसके पास थी? हाई कोर्ट की, वो क्वाशी जुडिशियल बॉडीज को दीजिए। क्वाशी जुडिशियल बॉडीज मींस seems to be like a court, not only the NCLT but कंपनी के केस में NCLT, NCLAT, DRT, DRAT, ITAT एंड इसी तरीके से जो मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल्स, सो मेनी ट्राइब्यूनल्स आर देयर। ये सब फाइनल में पढ़ोगे आप जाके। तो इट मींस अब एक नई चीज हमारे देश के अंदर जो आई वो कब आई? 2013 एक्ट के तहत NCLT इंट्रोड्यूस हुई। क्या खाली NCLT के आने से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है? कदापि नहीं, असंभव। पता है हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं सिंगल डे में, सिंगापुर की बात करूं सिंगल डे में, भाई जोश आ गया इंडियंस को, इतना जोश आया क्योंकि हमें भी जोश आ रहा था पढ़ाने में। इन्होंने कहा हम अमेंडमेंट करेंगे, हमने कहा तुम डालो तो हम क्या हैं, पात है। तो इन्होंने अपने यहाँ जो प्रोसेस था ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, उसमें बदलाव किया, और बदलाव करते 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 आज हम इसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि सिंगल फॉर्म से हम कंपनी बना सकते हैं। और उस फॉर्म का नाम सुनो, आपने फोन में तो बहुत सुने होंगे, प्रो पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्म भी प्रो के रूप में है। स्पाइस प्लस एजाइल प्रो, नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया।
सिंगल फॉर्म से कंपनी बना लो, डायरेक्टर का डिन ले लीजिए, उसी के साथ साथ कंपनी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी सिंगल फॉर्म से होती है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब बताओ क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ चल रहे हैं? तो वापस चलते हैं। वापस जब हम चलेंगे तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया, इसका हम वादा कर रहे हैं ईजिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। और आगे पता है क्या कह रहे हैं? इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय मेकिंग कंपनीज मोर अकाउंटेबल। हमने कहा अकाउंटेबल का तो मतलब ही छोड़ दो, इंडिया में अकाउंटेबल तो है ही नहीं। हर केस घूमता था इर्द गिर्द सत्यम स्कैम के। अभी जो सत्यम स्कैम हुआ था, इसमें पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि जो ऑडिटर थे ना वो भी मिले हुए थे। कौन? ऑडिटर मिले हुए थे भाई साहब। ऑडिटर ने हवा नहीं दी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को इतना लॉस हुआ, उससे हमने बहुत सीख ली और हर सीख मैं आपको सिखाऊंगी, प्रोवाइडेड आपको बस ध्यान से सुनना है। इसका मतलब ऑडिटर का काम क्या होता है? अकाउंटेबल वर्ड से सिखा रही हूं। ऑडिटर का काम क्या होता है बताइए? ऑडिटर का काम होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए वो एज पर लॉ है या नहीं है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, क्या उसमें फॉल्सिफिकेशन तो नहीं है, क्या उसमें विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है। लेकिन जब अकाउंटेंट ही मिल जाएगा तो कहानी खत्म। अब सुनिए मेरी बात कमाल की। मान के चलिए सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपकी ऑडिटर हूं और आपकी कंपनी में मेरे जो फादर थे वो भी ऑडिटर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, पहले मेरे फादर ऑडिट करते थे, फिर मेरा भाई तो पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, तो मैं सीए बन गई या सीएस, या मेरे हस्बैंड सी हो गए। उन्होंने कहा हम सारा बिजनेस अपने बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, अब मैं भी ऑडिटर हूँ, पहले मेरे पिताजी ऑडिटर थे, आगे मैंने प्लान कर लिया मेरा जो बच्चा होगा ना उसको भी मैं सीए ही करवाऊंगी या सीएस ही करवाऊंगी या उसकी बीवी सीए ही लाऊंगी। तो अब जो मेरा जो क्लाइंट हो ना तुम, मेरे से आपकी कैसे रिलेशनशिप है? मैं आज पूछती हूँ आज डिनर में क्या बनाया तुमने? मैं भी आ रही हूँ। मतलब ऑडिटर ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा है, फैमिली रिलेशंस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही फैमिली पुराने टाइम से क्या करती आ रही है? ऑडिट। अब तो कंपनी जो चाहेगी ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स जो चाहेंगे मैं वो रिपोर्ट बनाऊंगी। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? इसको बताइए, इसको कैसे सही करें? हाउ इट इज टू बी रेक्टिफाइड? क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है? सोच के बताओ क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। लाइव वाले बच्चे आप बताइए क्या करना चाहिए? अकाउंटेबल शब्द से हम बात कर रहे हैं और हमने कहा भाई ये पेपर नहीं है, ये तो एक रिसर्च है। ये पेपर नहीं है, ये तो एक रिसर्च है। और मैंने पहले ही कहा था क्लास जितनी आगे बढ़ेगी उतना तुम्हें मजा आएगा, और मजा ना आए तो आप कहना। बताइए क्या किया जाए? हमने कहा ऐसी कहानी मत छोड़ो कि एक ही व्यक्ति ऑडिट किए जा रहा है, रोटेशन करो ना। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रोटेशनल ऑफ ऑडिटर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब आप सेक्शन पढ़ोगे ना तो आपको मेरी हर बात याद आएगी। इसका मतलब रोटेशन से क्या फायदा होगा? रोटेशन से ये फायदा होगा जो फैमिली रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहे हैं ना वो बिल्डअप नहीं होंगे। अकाउंटेबल का मतलब समझ में आया? आगे कहने लगे, देखिए एक बात और सुनिए कि क्या कि जनरली जो कल्चर है ना हमारे यहाँ पे, हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस सेट करनी है। और हमारे यहाँ पे अगर कंपनी के अंदर बोर्ड रूम में 10 हैं तो 10 के 10 मेल डायरेक्टर हैं, नॉट इवन सिंगल फीमेल डायरेक्टर। तो इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर फीमेल्स को रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है और फीमेल के लिए अलग ही एक मायने हैं। तो हम लोग पहले ना फीमेल्स को अलाउड नहीं करते थे कि वो बाहर जाएं, बट अगर हम ऐसे ही रहे तो ये तो एक ड्रॉबैक हो जाएगा, ये तो एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसके लिए 2023 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ कि महिलाओं को अब तुम्हें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और ये भारतीय संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और बच्चों के लिए आप स्पेशल प्रावधान बना सकते हो। तो रिजर्वेशन की बात उठी जब हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं और एक कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं और 10 के 10 मेल हैं और फीमेल डायरेक्टर हो सकती है। मतलब जो फॉरेन कंट्री में हुआ तो फीमेल भी पॉसिबल है, हमारे देश के अंदर पॉसिबल नहीं था। बोलते हैं क्या कर रही है? पढ़ रही है, टीचर बनना है तेरे को सरकारी स्कूल की, ठीक है सरकारी स्कूल की टीचर या बैंक की जॉब, ऐसे ही बोलते हैं ना कि या तो गवर्नमेंट टीचर। भाई सब गवर्नमेंट टीचर तो हमारे देश के अंदर ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट टीचर को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है पूछे ही मत, या फिर बैंकिंग सेक्टर, दो में प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसको ना इट गिव्स अ नेगेटिव इमेज। दैट्स व्हाई अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन कंपनी एक्ट 2013 इज अ वुमेन डायरेक्टर। सो वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को सेटअप करने के लिए। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? तो वुमेन डायरेक्टर आज की डेट में कंपलसरी है। वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, क्या बोला मैंने?
रेजिडेंट डायरेक्टर, ये नए कॉन्सेप्ट है। और तीसरी बात मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र करी, CSR, कि कंपलसरी दान। अब कंपलसरी दान इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि पुराने टाइम में, देखिए अब मैं इसको भी लिंक अप करूंगी, दान क्यों लिया जा रहा है? दान इसलिए लिया जा रहा है, मान के चलिए मेरी एक्स लिमिटेड है, मैंने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए और अर्न करके मैं फॉरेन चली गई या कहीं भी सेटल हो गई, वहां का जो एरिया है, जो वहां के आसपास के लोग हैं, वो सफर कर रहे हैं क्योंकि मेरी कंपनी ने पॉल्यूशन क्रिएट किया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, और उसके सफरर आप सब थे। क्या ऐसी स्थिति में इस कंपनी की कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है? आंसर इज यस। सो गवर्नमेंट से कि आपको एज ए कॉर्पोरेट समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती। क्या बोला मैंने? जबरदस्ती। क्लियर? यू ऑल क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अ न्यू कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस, दैट इज द CSR। कौन से शेड्यूल में? कौन से शेड्यूल में CSR? 7th शेड्यूल, लास्ट शेड्यूल। क्लियर? अब देखिए आगे, तो इन्होंने कहा और बताइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आएगा, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप बात कर रहे हो तो कैसे आएगा? तो एक तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर से हो गया, एक वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया सेट कर दिया। उसके बाद आगे कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपेरेंसी, विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि किसके लिए जरूरी है? इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस अमंगेस्ट इन्वेस्टर। आपको एक बात बताती हूं, इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस खराब हुआ था सत्यम स्कैम से। कौन से स्कैम से? सत्यम स्कैम से। और उसके बाद इंडियन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही थी, ज्यादा आने की वजह से 2013 में और भी नहीं आता, मतलब आप ये मान लीजिए अभी तक भी पेंडिंग हो सकता था। इसके पीछे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया था सत्यम स्कैम, और सत्यम स्कैम की वजह से बहुत सारी नई चीजें हमारे कंपनी एक्ट के अंदर आई। कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन पढ़ाने से पहले मुझे कुछ चीजें आपके बेस, देखो मैं पढ़ा नहीं रही, मैं पहले ही बता रही हूं, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कशन कर रही हूं, 1-to-1 टॉक कर रही हूं और कुछ रीजनिंग्स मैं आपको बता रही हूं। तो सत्यम स्कैम की वजह से हमारे देश में एक सबक लिया गया, और सबक लेके इन्होंने कुछ नई चीजें एड ऑन करी जो कि पहले नहीं थी, अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी ही हैं। फिर आगे कहते हैं इंडियन अब्रॉड। आगे कहते हैं कि क्या खाली इंडियन इन्वेस्टर से काम चल सकता है? बताइए, क्या हमें फॉरेन कैपिटल नहीं चाहिए? आंसर इज यस। तो हम और किसका कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं? अब्रॉड। इंडियन इन्वेस्टर का भी ध्यान रखना है और साथ में फॉरेनर इन्वेस्टर को भी ध्यान में रखना है। इससे हमारी क्या होगी? ग्रो होगी। क्या? इकोनॉमी। क्या ग्रो होगी जरा बताना? इकोनॉमी। अब देखिए जरा यहां पे वापस चलते हैं, ये देखिए, ये भी कुछ समझते हैं क्या कहानी है। ये कहते थे फर्स्ट लेजिस्लेटिव, जो पहला लेजिस्लेटिव आया था इंडिया की पहली क्लास ये होगी जो इतनी डिटेल में इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मैंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको तैयार कर रही हूं चैप्टर पढ़ाने के लिए। इसके लिए अपने लिए जोरदार एक बार तालियां बजाइए, अपने लिए जोरदार तालियां, जोरदार ऐसे अच्छी वाली तालियां। तो देखिए बच्चों, अब यहां पे हमें समझना होगा कि सबसे पहले कानून की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कानून था 1850 में, जो कि इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 के बेस पर था। तो 1850 में जब हमारा लॉ आया, 1850 के बाद 1913, फिर 1948 और उसके बाद 1956। अब मेरी बात सुनो, अब हम यहां पे आते हैं, जब हमें कंपनी पढ़ना है तो उसमें कुछ सेक्शंस की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर? यस, कम ऑन, हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर? टोटल 470 सेक्शंस आर देयर। हाउ मेनी सेक्शंस? 470 सेक्शंस, 470 सेक्शन है। और ये जो 470 सेक्शन है, इसमें से मोर देन 300 सेक्शंस में किसके पास पावर है? रिप्लाई करो। सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैं पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रही हूं, अब आपको उसको करेक्ट करने में मजा आएगा। तो किसको पावर दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? रूल्स। क्या बना सकती है? रूल्स। आगे सुनिए, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 29 चैप्टर्स आर देयर। और ये चैप्टर मैं आज ही क्लियर करूंगी आपको धीरे धीरे। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स। अच्छा ये बताइए, पहली अमेंडमेंट कंपनी एक्ट में कब आई थी? इन द ईयर 2015। कब आई थी? 2015। किस नाम से आई थी? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। क्यों आई थी? क्योंकि हमारे यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आ रहा था, हमारे यहाँ की रैंकिंग बहुत खराब थी। तो उस रैंकिंग को इंप्रूव करने की वजह से हमने अपने यहाँ पे चेंज करने शुरू किए थे, और उसी की वजह से आगे मैं बताऊंगी 10 फैक्टर्स है। उसी की वजह से इंडिया के अंदर टैक्सेशन में एक बड़ा बदलाव हुआ था, जिसे हम बोलते हैं 1 नेशन 1 टैक्स। दैट इज द
जीएसटी, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी वजह से। और एक और बात सुनिए, इंडिया के अंदर जब 1991 आया था तो उसके बाद भी बहुत चेंज हुआ था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ और वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। वैसे हमने कहा जी हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब लॉजिक समझना, तुम्हें मजा आएगा कि ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कब, 1991 में। दूसरी तरफ पता है क्या कह रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, सपोज करिए इस लड़की को लंदन जाना है। लंदन जाना क्यों, क्या करने जा रही है, कौन है तुम्हारा वहां, कौन रहता है, क्या करोगे, कि सर हमें फॉरेन एक्सचेंज दे दो क्योंकि वहां हमारे रुपीज नहीं चलते, सरकार से मांग रही है, रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है। तो उस समय पता क्या होता था, जैसे मान के चलिए आपके घर में से कोई फॉरेन कंट्री गया, वहां से चॉकलेट्स लेके आते थे। रियली मैं भी छोड़ी थी उस टाइम, तो चॉकलेट्स लेके आते थे। तो चॉकलेट्स में क्या करते थे भाई, चॉकलेट एक बच्चा नहीं खा सकता था, वो फॉरेन वाली खा ही नहीं सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी। अब बच्चों को तो जी ललचाए। और अब मान के चलिए सपोज करिए मिस्टर ए के मामा जी, चिंटू के मामा जी चॉकलेट लेके आए, वो फॉरेन चॉकलेट है और सबको बताने भाई उसके मामा जी कहाँ गए, फॉरेन कंट्री गए। अब उसकी मम्मी ने पता क्या किया, एक चॉकलेट में से टुकड़े किए और करके उसके बार्स बच्चे को दिए, जा मेरी जो फ्रेंड है ना नीतू, उसके घर पे दे गया, बोल के आना मामा लेके आए स्विट्जरलैंड से। यार क्या लॉजिक है यार, मतलब नीतू खाएगी चॉकलेट, मतलब हम मामा के बच्चे हम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते क्योंकि बताने ना फॉरेन कंट्री गए। अब मान के चलिए 4 बच्चे घर में, एक बार कैसे खिलाती थी मदर, खड़े हो जाओ लाइन से, कि लाइन से खड़े हो गए। अब समझ नहीं आता था, लग रहा है एक एक चॉकलेट मिलेगी, नहीं, एक बार ली मुंह खोलो, अंदर दिया, बाहर चल भाग, फिर दूसरा भाग चल, क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन थी। WTO ने पता क्या बोला, कर क्या रहे हो तुम, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तुम कर क्या रहे हो, कि सर क्या गलती हो गई, गलती हो गई मतलब तुम्हारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कानून था ना वो फॉरेन एक्सचेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी क्या करें, कि क्या मतलब हमसे पूछ के करोगे क्या सब कुछ, नया एक्ट लेके आइए। तो वो 1999 में न्यू एक्ट आया था, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। वो किसके कहने पे आया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर पता है क्या, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत समझिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया के अंदर बिजनेस करने आ गया और उसने पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसका डिस्प्यूट हो गया, भाई डिस्प्यूट तो हो ही जाता है जब बिजनेस करते, बिजनेस में डिस्प्यूट पक्का है, तो उसको इंडियन कोर्ट में जाना पड़ता था। अब इंडियन कोर्ट में क्या कहानी थी, उन्होंने सन्नी देओल की पिक्चर देख रखी थी दामिनी, कि अब तो मिलेगी सिर्फ क्या, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या, भाई उनका पैसा फंस जाता था। तो WTO ने कहा अपने यहाँ का सिस्टम बदलिए प्लीज। यूनिसेट्रल लॉ के बेसिस पर हमारे एक देश के अंदर एक नया एक्ट आया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। क्या बोला मैंने, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। क्या 1991 के बाद ही आया, ये भी किसके कहने पे आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो हमने झंडा घुमा रखा जी, LPG जी, LPG जी, बच्चों को पढ़ा रहे छोटी छोटी क्लास में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा LPG, और दूसरी तरफ कानून में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं, हम तो भाई पाकिस्तान को उड़ा देंगे, भाई पाकिस्तान को तो हम जीने ही नहीं देंगे, उसमें बम फेंक देंगे, ये कर देंगे। इट मींस हमें अपने यहाँ भी बदलाव करने की जरूरत थी, और ये मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, ये सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इट मींस फिर वापस चलते हैं, और वापस हम पहुंचे, कितने सेक्शन है टोटल जरा बताना, 470 सेक्शंस। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 29 चैप्टर। शेड्यूल कितनी है, 7 शेड्यूल्स। अच्छा, उसी के साथ साथ क्या कंपनी में रूल्स भी होते हैं, क्या रूल बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या नोटिफिकेशंस भी आते हैं, क्या सर्कुलर्स भी होते हैं, यस, ओके। आगे देखिए, क्या अमेंडमेंट्स भी होते हैं, क्या, देखिए सबसे पहला अमेंडमेंट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब हमें यहाँ पे बाकी के अमेंडमेंट तो मैं नहीं बता रही, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि जब मैं क्लास लूँ तो उस क्लास के दौरान मुझे एक क्षण के लिए ऐसा ना लगे कि बच्चा मुझे घूर के देख रहा है। घूर के मतलब क्यों, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यार यू गॉट द पॉइंट। आपने ही तो कहा था मैम जल्दी से एग्जीक्यूटिव में आ जाए, मैम जल्दी से एग्जीक्यूटिव में आ जाए, मैम जल्दी से एग्जीक्यूटिव, तो एंजॉय करो ना, एंजॉय करो। चलो, डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहली चीज यहां पे देखिए, सेक्शन स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट क्या बोला जरा बताइए, सेक्शन स्ट्रक्चर। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बताया, सेक्शन 2 क्लॉज 20 और सेक्शन 118 सब सेक्शन 10, क्या दोनों में कुछ अंतर है? सेक्शन 2 के साथ क्या यूज किया गया, 20, और सेक्शन 118 के साथ क्या यूज किया गया, 10। सेक्शन 118 एंड साथ में क्या यूज किया, 10। सेक्शन 118 और सब सेक्शन 10। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन टू?
सेक्शन के साथ सबसेक्शन कब यूज होता है और सेक्शन के साथ क्लॉज कब यूज होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, बता सकते कोई आइडिया? नो आइडिया मैम, तभी तो आपके पास आए हैं। अच्छा जी, देखिए जरा सेक्शन का कुछ स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले सेक्शन होता है, सेक्शन के साथ साथ मतलब जैसे सेक्शन है, सेक्शन के बराबर में जो यूज होता है सबसेक्शन, फिर उसके बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद होता है बच्चों सब क्लॉज। तो देखिए दिस वन इज अ सेक्शन, ये जो आपको नजर आ रहा है सेक्शन नंबर 15, सबसेक्शन 6, क्लॉज ए एंड सब क्लॉज 3। सेक्शन 15, सबसेक्शन 6, क्लॉज ए एंड आगे क्या बोला, सब क्लॉज 3। लेकिन कहीं कहीं पर आपको नजर आएगा सेक्शन के साथ डायरेक्ट क्लॉज, परंतु ऐसा कब होता है? तो पहले जरा समझते हैं। यहां पे इन्होंने कहा सेक्शन होगा, सेक्शन के बाद सबसेक्शन होगा, सबसेक्शन के बाद क्लॉज होगा और क्लॉज के बाद सब क्लॉज होगा। जनरली word is used here generally, it means there are exception are there. Generally speaking, any number in bracket after section is read as subsection, but it is not always true. Sometime it may read as clause. Example आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर मैं कंपनीज एक्ट की सेक्शन नंबर 2 की बात करूं, अगर कंपनीज एक्ट की सेक्शन नंबर 2 की बात करूं, देयर आर टोटल 95 डेफिनेशंस आर देयर। अगर इसके अंदर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोटल कितनी डेफिनेशन है जरा बताना? 95 पे अंत होता है, 95 डेफिनेशंस हैं और उनको सबको सबके सब यूज होते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 95। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 95। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा क्यों? इन्होंने अभी कहा था कि जनरली स्पीकिंग सेक्शन के बाद सबसेक्शन यूज करते हैं, बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन सेक्शन के साथ क्लॉज भी यूज किया जाता है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है, मैं लॉजिक बताती हूं। जैसे कि हमने सेक्शन 2 की बात करी, जो हमारा डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। आप सेक्शन नंबर 95 को देखो, इसके अंदर क्या लिखा है? अगर सेक्शन नंबर 95 की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो चीज एससीआरए में डिफाइन नहीं है या डिपॉजिटरी में नहीं है, उसका मीनिंग दिया है। अगर आप 94 की बात करें, सेक्शन 2 क्लॉज 94 में WTD है, WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 की बात करें तो कंपनी है। अगर सेक्शन 2 क्लॉज 1 की बात करें तो एवरेज प्रोस्पेक्टस है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन? इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन? क्या आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? कम ऑन रिप्लाई, इज देयर एनी डायरेक्ट कनेक्शन? क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? एकदम से एवरेज प्रोस्पेक्टस और होल टाइम डायरेक्टर में क्या कोई कनेक्शन है? आंसर इज नो। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर आपके साथ बात करूं सेक्शन नंबर 96 की, किसकी बात करूं? 96 की, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूं और चैप्टर वाइज दिखाना चाहती हूं। अब आप देखना जरा, यहां पे मैं आपके सामने एक सेक्शन खोल के दिखाऊंगी और वो होगा सेक्शन नंबर 96। 96 से लेके आप देखिए सेक्शन नंबर 96 को मैं आपके सामने खोल रही हूं, वो है एजीएम का सेक्शन। और वो भी पता 96 क्यों लेके आ रही हूं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा है, 96 आपने CSEET में पढ़ा है। तो 96 के बाद जो यूज होता है वो सबसेक्शन यूज होता है, क्योंकि सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 भी जनरल मीटिंग की बात करेगा, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 भी जनरल मीटिंग की बात करेगा। आपस में दोनों का क्या है? कनेक्शन है। क्या है जरा बताना? कनेक्शन, और वो भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जहां पर डायरेक्ट कनेक्शंस बनाने होते हैं वहां सेक्शन के साथ किसको यूज किया जाता है? सबसेक्शन। और जहां पर डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होते वहां सेक्शन के साथ यूज किया जाता है क्लॉज। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से समझ में आ गया? हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस हैं और सेक्शन 2 के साथ क्लॉज वर्ड ही यूज किया, क्योंकि सेक्शन 2 से लेके टोटल 95 डेफिनेशंस आर देयर जो एंटायर कंपनी एक्ट के अंदर दी गई है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां पे? अब इसके बाद हम जो है अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो कि अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है? बेसिक क्लास है। अगली क्लास में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, सेक्शन वाइज सेक्शन का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। तो अभी जो हमने यहाँ पे देखा था वो हमने क्या पढ़ा था कि जनरली स्पीकिंग एनी नंबर इन ब्रैकेट आफ्टर सेक्शन इज रीड एज सबसेक्शन, बट ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी कभी क्लॉज भी यूज किया जाता है। क्या आपको बेयर एक्ट का मीनिंग क्लियर हुआ? अब ये देखते हैं आपको क्या क्या चीजें समझ में, आपने मुझसे क्या क्या पढ़ा।
क्या क्या चीजें लेके जा रहे हो, तो एक बार देखते हैं। अभी मैं फिर से कह रही हूं, अभी हमारी बेसिक क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी बेसिक क्लास बाकी है, अभी आप चैप्टर पढ़ने लायक नहीं हुए हो, जब हो जाओगे मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी। सो आप खुद बताइए, अगर मैं डायरेक्ट आपको पहली क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती तो क्या आपको समझ में आ जाता? समझ आ जाता? आपको समझ आ जाता? ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती तो समझ आ जाता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हमेशा के लिए। अब जो मैं आपको बेसिक क्लास में समझाऊंगी वही कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ द क्लास। देखिए एक बात सुनिए, आप कब तक मुझसे क्लास ले सकते हो? एक क्लास लेने का भी तो टाइम पीरियड होता है ना। कितनी बार आप मुझसे पढ़ सकते हो? एक बार या 2 बार, उससे ज्यादा तो ना तो आप पढ़ पाओगे, और मतलब मैं तो पढ़ा दूंगी, आप पैसे देते रहो तो मैं तो पढ़ा ही दूंगी, है ना, क्योंकि मेरा तो काम पढ़ाना है। लेकिन क्या मैं हमेशा आपको पढ़ाती रहूं? आपको खुद भी तो, मुझे ये नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अगर मुझसे कनेक्ट हुए तो कुछ लेकर जाओ। और ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से दुनिया में कोई नहीं, भाई मेरे से ऊपर भी बहुत है, मेरे से नीचे भी बहुत है, लेकिन हमें मतलब है आपको समझ आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन हमें ना नशा नहीं होना चाहिए। और नशा किस किस चीज का होता है? क्योंकि कई बार ना कुछ लोग ना बहुत लूल जुलूल बातें करते हैं, जैसे कि अरे कुछ लोगों को तो बेर एक्ट का ही नहीं पता। भाई इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन। अगर कोई क्वालिफाइड सीएस है, आई रिस्पेक्ट टू एवरी टीचर। अगर कोई टीचर है ना, तो मुझे सबसे पहली चीज, हमें टीचर की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मैं सेम प्रोफेशन में हूं। इसीलिए सेम प्रोफेशन में हमें कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेन चीज यही मैं आपको सिखा रही हूं। कल को आप कंपनी के सीएमडी बन जाओ या एमडी बन जाओ, लेकिन ये मत बोलना कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि हमें कई तरीके के नशे हो जाते हैं। एक नशा होता है, आपने एक ही नशा सुना है, वो है दारू का नशा, है ना। वो तो तब होता है जब कोई भी व्यक्ति उसे गेन करता है। नशा उससे खतरनाक नशा होता है। सत्ता का नशा उससे भी खतरनाक नशा होता है। ज्ञान का नशा, ज्ञान का नशा हो जाता है। तो ये जो ज्ञान का नशा है ना, ये आपको हो सकता है, मुझे नहीं पता आपको दारू का नशा हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आप इन सब चीजों से बहुत दूर रहो। हो सकता है आपको सत्ता का नशा ना हो, लेकिन हाँ आपको एक नशा जरूर होगा। पता है किस चीज का? ज्ञान का। पर क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप सीएस क्वालिफाई कर लोगे तो आपके अंदर एटीट्यूड आ सकता है। किस चीज का? कि मैंने सीएस हूं, मैं वही कोट पहन के मैं सीएस, है ना। तो वो नशा आ सकता है, तो वो नशा होना नहीं चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। तो हम यहाँ पे जो हमने चीजें पढ़ी एक बार रिवाइंड करते हैं। हमने कहा जी, हमने यहाँ पे कंपनी एक्ट के बारे में कुछ समझा है, अभी पढ़ना तो बाकी बहुत कुछ है। इट्स शेड्यूल्स, इट्स रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। हमारा पूरा पेपर 100 नंबर में है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है प्रिंसिपल्स है और दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर उसी के साथ साथ हम आगे चले थे और हमने कहा था हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। दूसरा हमने कहा वर्किंग नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और तीसरा हमारा जो, जब हम कोई कंपनी को चलाएंगे ना, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मैनेजमेंट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्लैरिटी, हमने 0 to हीरो बने हम, और हमने कंपनी एक्ट पढ़ा, हमने रूल्स पढ़ा, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस एंड साथ में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। एक बार बता दीजिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की सोर्स क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर? दैट इज द सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन नंबर 10 रीड विद सेक्शन नंबर 205, जो हमारे काम की बात है। फिर हम थोड़ा सा आगे चले थे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी समझा ही नहीं है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। फिर मैंने आपको कई सारी हिस्ट्री कनेक्ट करी, लॉजिक बताए, और उसके साथ साथ हमने टोटल सेक्शन कितने हैं? 470, टोटल चैप्टर कितने हैं? 29, टोटल शेड्यूल कितनी है? 7, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और पहला अमेंडमेंट एक्ट, जिसका मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई। कौन सा सेक्शन डिलीट हुआ था? 11। और फिर कौन सा इंसर्ट किया? 10। सिर्फ एक ही चीज को लेके। और क्यों आया था? ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बाकी के कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग फर्दर नेक्स्ट बेसिक क्लास में ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट बेसिक क्लास भी इतनी ही देर की होगी, क्योंकि लगभग मुझे 6 से 7 घंटे तो आपके बेस बनाने में लगेंगे। और जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। कोशिश की जाएगी कि आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाए कंपनीज एक्ट का। और अगर एक्सपर्ट की बात करूं बच्चों, तो एक्सपर्टाइजेशन पढ़ाने से नहीं आती है। एक्सपर्टाइजेशन तब आती है जब आप यहाँ पे प्रोविजंस पढ़ोगे और इनको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री पे अप्लाई करोगे, तब जाके आप उसके क्या बन सकते हो? एक्सपर्ट। गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है?
मतलब बैग है लेके जा, मैं नहीं रखूंगी आपके बैग, आप सब लेकर ही जाओगे। कितना जुनून था ना एग्जीक्यूटिव में आने का। अभी क्या, ये तो ट्रायल था, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। बहुत एंजॉय किया ना आपने CSEET में, लंच लेके आए, थोड़ा सा पढ़ा, फिर एंजॉय किया, बातें सातें करी, है ना, फिर उसके बाद गायब। पानी नहीं पी पाओगे आप, जब कुर्सी से खड़े होगे तो ऐसा लगे अरे। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है, देखिए एक चीज और समझिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, आप बहुत बिजी पर्सन हो, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए हमारा जो अटेम्प्ट है ना, उस अटेम्प्ट में और अभी जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, ड्यूरेशन कम है। क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी जर और फरवरी फर, और मार्च में डंडा, अप्रैल में घर, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम है ना, वो नंबर ऑफ मंथ्स तो ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। टारगेट इसलिए बड़ा है कि आपको इतना कुछ पढ़ना है कि कितना कुछ मैं आपको बताऊं कि बस पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, कोई बच्चा शेड्यूल जानना चाहता है कि मैम टाइम टेबल बता दीजिए। हाँ, कितने बच्चे टाइम टेबल जानना चाहते हैं? चलिए जी, वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अपने बच्चों को ना प्लानर दे रखा है। प्लानर, अब सुनो जरा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने जो मेरे अपने बच्चे अभी बैच खत्म हुए ना, तो उनको मैंने प्लानर दे रखा है पढ़ाने के लिए। और वो प्लानर एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप देख लो कि मैं जिंदगी के साथ भी हूँ और जिंदगी के बाद भी हूँ। मतलब बैच खत्म होने के बाद हम किस तरीके से उनके साथ काम करते हैं, वो थोड़ा सा एक बार देखिए, और फिर मैं आपको आपकी उसकी पॉइंट पे आऊंगी। मैम देखो, मैम आप छोड़ दो, मैम बात ऐसी है, मैम आप छोड़ दो मैम। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैम अब झिल नहीं रहा, मैम बहुत पढ़ लिया मैम, अब मैम नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, एक सेकेंड बस। लाइव वाले बच्चे ध्यान दीजिए, शेड्यूल पूछना चाह रहे हो कि मैम एक बार शेड्यूल बता दीजिए, बस एक सेकंड में आपकी लूंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए बच्चों, मैंने बच्चों को प्लानर दे रखे हैं, बहुत सिस्टमेटिक चीजें बच्चों को डिलीवर करती हूँ मैं। ये प्लानर है और उनके टाइमिंग्स भी लिख रखे हैं कि किस टाइम से किस टाइम पढ़ना है, लाइक 14 को क्या पढ़ना है, 15 को क्या पढ़ना है, 16 एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें मैंने बच्चों को दे रखी हैं, लेकिन आप इसे ज्यादा गौर से मत देखो, नजर लग जाएगी। वापस आ जाओ। अब आप शेड्यूल समझना चाहते हो तो मैं अपनी बात यहीं समअप करती हूँ। CMA कोर्स का शेड्यूल पता है क्या होता है? जितनी देर आप जगे हो उतनी देर पढ़ो, और अगर फील हो कमर में दर्द हो रहा है तो सो जाओ, और फिर उठो फिर पढ़ो। यही है आपका शेड्यूल। देयर इज नो प्रिस्क्राइब शेड्यूल, क्योंकि कई बार होता है ना, सुबह 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8। ये शेड्यूल मैंने दिया है ना, सब्जेक्ट वाइज दिया है। 14 घंटे का शेड्यूल है ये, 14 आवर्स का शेड्यूल है अपने बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। 14 आवर्स का शेड्यूल है आपके लिए। शेड्यूल यही है, क्लास पढ़ो, क्लास के बाद घर जाओ, घर जाके पढ़ो, अगर ऐसा लगे कमर कुछ सही काम नहीं कर रही, सो जाओ, फिर आंख खुले तो बुक पास में रखो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। यही है आपका शेड्यूल, यही है आपकी जिंदगी। अब आपने चूज किया है तो यही आपको करना है, यही है आपकी लाइफ, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइव बच्चों में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? आपको पता है हमारे यहाँ